यदि आपसे पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध तथा दूसरे विश्व युद्ध में कौन कौन देश शामिल थे, तो शायद आप न बता पाए सभी देशों का नाम। पर उस समय दो देश ऐसे थे जिनका नाम आपको बेखूबी पता होगा। पहला था जापान, दूसरा था अमेरिका। ये इसलिए याद होगा क्योंकि उस युद्ध में सबसे बड़ा हमला अमेरिका ने किया था जापान पर परमाणु बम गिराकर। क्योंकि आज के समय जापान जैसा दिखता है, वर्ल्ड वार 2 के दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि था दुनिया के ताकतवर देशों में से एक। आसपास की कंट्री पर हमला करके उसको अपना बनाने में लगा था। उसकी दादागिरी इतनी बढ़ चुकी थी, वो अमेरिका को भी धमकाता रहता था, जो उस समय ताकतवर तो था मगर किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होता था। लेकिन जापान जब भी दूसरी कंट्री पर हमला करता था तो उसकी मदद के लिए अमेरिका सामने आ खड़ा होता था। सन 1944 में जब जापान देश फिलिप्स पर अटैक किया था, तो उस समय जापानी सोल्जर की एक बड़ी तादाद को वहां ले जाया जा रहा था। वहां ले जाने से पहले उन्हें कहा गया, युद्ध समाप्त होने के बाद देश के सीनियर ऑफिसर्स आपको लेने खुद आएंगे। पर एक साल के अंदर ही अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था जापान पर, तो जापान ने सरेंडर कर दिया था। युद्ध भी समाप्त हो चुका था। यह बात जब आइलैंड के जंगलों में रह रहे सिपाहियों को बताई गई, तो उन सिपाहियों को यही लग रहा था ये दुश्मन की चाल है, क्योंकि उन्हें लेने के लिए कोई भी जापानी सीनियर ऑफिसर्स नहीं आया था। एक एक करके सारे सोल्जर मारे गए। बचा था अंत में एक, जिसे यही लग रहा था कि युद्ध अभी भी चालू है। अपने फर्ज को निभाते हुए जंगलों में करीब 30 साल गुजार दिया, जिसका नाम था हीरो ओनोडा। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो समय हो चुका था सन 1974 का। 1974, when Lieutenant Hiro Onoda, the Philippine jungle. In 1945, Japanese Second Lieutenant Hiro Onoda, the man who fought World War II 30 years after it ended. Lieutenant Onoda was met by huge cheering crowds. Hold out. Hiro Onoda in 1974. There was Hiro Onoda. Hiro Onoda. 1974, tila bayaning sinalubong Lieutenant Hiro Onoda. Hiro Onoda. कहानी की शुरुआत हुई हीरो ओनोडा के जन्म से, वह भी 100 साल पहले। 19 मार्च सन 1922 को ओनोडा का जन्म जापान के एक छोटे से शहर कैकनेन में हुआ। जब वह 17 साल का हुआ तो काम की तलाश में चीन के शहर वुहान में नौकरी के लिए गया, जहां उसे तजिमा योकी ट्रेडिंग कंपनी में काम भी मिल गया। पर वहां वह ज्यादा समय तक काम नहीं कर सका। 1 वर्ष के अंदर ही वापस अपने घर जापान आ गया। जब वह 18 साल का हुआ तो उसकी भर्ती इंपीरियल जापानीज आर्मी इन्फेंट्री में हुई, जो जापान की ग्राउंड फोर्स थी। ओनोडा ने नकानो स्कूल की कमांडर क्लास फुटमाटा में एक खुफिया अधिकारी के तौर पर खुद को प्रशिक्षित किया। आगे से वह जापानीज आर्मी में काम करने लगा, पर वहां पर उसका मन जरा भी नहीं लगता था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान में सिपाहियों की भर्ती काफी बड़ी तादाद में होती थी। फौज में काम करते हुए 4 साल बीत चुके थे। समय आ चुका था 26 दिसंबर सन 1944 का, जब उसे फिलिप्स देश में लुवांग आइलैंड पर भेजा जाने वाला है। वहाँ उसे दुश्मनों के हमले को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करनी थी। जहाँ पहुंचकर उसका सबसे पहला काम था अपनी टीम के साथ वहाँ के बंदरगाह, हवाई पट्टी, समंदर के किनारे मौजूद घाटियों को नष्ट करना, ताकि दुश्मन किसी भी तरह से आइलैंड पर कब्जा न कर सकें। 26 दिसंबर 1944 को ओनोडा आइलैंड पर जाने के लिए रवाना हुआ। उस समय जापानीज सिपाहियों को इस तरह ट्रेन किया जाता था कि अगर उनके सामने 2 सिचुएशन आए, पहला दुश्मन के सामने समर्पण करने का या फिर खुद की जान लेने का। ऐसे में सिपाहियों की खुद की जान लेना ठीक समझा जाता था, लेकिन इस परिस्थिति में उन्हें किसी भी तरह से आत्मसमर्पण नहीं करना है, ना ही लेनी है अपनी जान। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार आइलैंड के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया, जहां जापानी सिपाहियों की एक बहुत बड़ी टीम मौजूद थी। टापू पर उतरकर जापानी सिपाहियों के समूह में शामिल हो गया। सारे सिपाही अपने काम को बेखूबी निभा रहे थे, पर अगले कुछ ही दिनों में पता चला अमेरिका तथा फिलिपीन टापू पर अटैक कर दिए हैं। जापानीज सिपाहियों को उनका सामना करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वे गोला बारूद के साथ हमला कर रहे थे। सिपाही पहाड़ी की तरफ जाना शुरू कर दिए। इस भागा भागी में ओनोडा अपने सिपाहियों से पीछे हो गया। इस वजह से उनके दुश्मन को टापू पर कब्जा करना और भी आसान हो गया। यह हमला हवाई हमला था, इसलिए जापानीज सिपाहियों को संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। 28 फरवरी सन 1945 को जब दुश्मन आइलैंड पर उतरे तो ये हमला पहले से भी बड़ा था। इस हमले में ओनोडा का सीनियर ऑफिसर मारा गया। यह देख उन्होंने ओनोडा, जिसे लेफ्टिनेंट के रूप में प्रमोट किया गया था, उसके आदेश पर सभी लोग पहाड़ी की तरफ जाने लगे। पहाड़ियों के बीच गुफा में जाकर ये छुप गए, पर इनका मिशन खत्म नहीं हुआ था। सिपाहियों को जिस मकसद के लिए भेजा गया था उसे बेखूबी निभाएं। अगले कई दिनों तक छुप छुप कर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिए, मगर ये लड़ाई उनके पक्ष में नहीं था। ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध में लगभग सारे सिपाही मारे गए, बचे थे सिर्फ 4 लोग, जिनमें से पहला ओनोडा, दूसरा इउची अकात्सु, तीसरा सिडामा, तीसरा और आखिरी कोजुका। अब ये चारों लोग पहाड़ियों के बीच बसे जंगल में रहने लगे। इनके पास अभी पर्याप्त हथियार गोला बारूद बचा हुआ था।
उनके सिपाही युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर कर पाए थे। उससे पहले ही दुश्मन उन पर भारी पड़ गए। वहां रहते समय उन्होंने तथा उनके साथियों ने छुप छुप कर वहां के स्थानीय पुलिस से कई बार गोलाबारी की। अपने साथियों के साथ आईलैंड पर मौजूद कई सारे आम जनता की हत्या भी की अपने बचाव में। इस तरह वे चार लोग पहाड़ी जंगलों में अपना जीवन जीने लगे एक सोल्जर की तरह। उनका हथियार रहता था हमेशा उनके साथ। इनका समय ऐसे ही गुजरता रहा। करीब 5 महीने बाद जब समय आ चुका था 9 अगस्त सन 1945 का, जब जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। इस हमले के बाद जापान सरेंडर कर दिया था, यानी वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुका है। पर इसकी खबर उन्हें कहाँ थी। इस हमले के लगभग 1 महीने बाद अक्टूबर सन 1945 में चारों लोगों को एक लेटर मिला, जिसमें यह अनाउंसमेंट किया गया था कि जापान ने समर्पण कर दिया है। पर उन्होंने इसे सच नहीं माना। उनका कहना था ये दुश्मन की चाल है। जंगल में रहना इतना भी आसान नहीं था। खाने पीने की कमी हमेशा रहती थी। धीरे धीरे जंगल के फल फूल का भी इस्तेमाल करने लगे। कभी कभी ये जंगल से बाहर निकलकर किसान के अनाज को भी चुरा लिया करते थे। इसी दौरान उन्होंने एक गाय को जान से मार दिया था। अगले कुछ ही दिनों बाद वहाँ के रहने वाले लोगों ने उनके लिए दोबारा से एक लेटर लिखा। युद्ध 15 अगस्त को समाप्त हो गया। आप सभी को पहाड़ी से नीचे चले आना चाहिए। हालांकि इस बार में उन लोगों ने लेटर को झूठ समझा। चारों ने निष्कर्ष निकाला, यदि युद्ध वास्तव में समाप्त हो गया होता तो ये लोग हम पर गोलाबारी क्यों करते। पर उन्हें पहाड़ी से बाहर निकालने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन वे बाहर नहीं निकले। हर बार उन्हें दुश्मनों की चाल ही लगती थी। 1945 के अंत में सेना के जनरल तोमोयुकी यामाशिमा की ओर से एक आत्मसमर्पण का लेटर हवाई जहाज से गिराया गया। जो लोग 6 महीने से अधिक समय तक छुपे थे, उनके लिए यही लेटर एकमात्र सबूत था कि युद्ध समाप्त हो चुका है। लेकिन जब तीसरी बार भी उन्हें लेटर मिला तो उन्हें थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा, कहीं सच में युद्ध समाप्त तो नहीं हो गया। ओनोडा तथा उसके तीनों साथी ऊपर से गिराए हुए लेटर तथा पेपर की बारीकी से अध्ययन किए। काफी समय जांच तथा सोच विचार के बाद यही फैसला किया कि यह भी झूठी खबर है। युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, यह भी दुश्मनों की चाल है। पर उन चारों में युवती अकासु, जिसे डाउट होने लगा कहीं ये बात सच तो नहीं कि युद्ध समाप्त हो चुका है, उसका यह सोचना उसके बाकी साथियों के लिए सही नहीं था, जिस कारण धीरे धीरे तीनों के बीच दरार बढ़ना शुरू हो गया। जंगल में रहते हुए 3 साल हो चुके थे। 3 साल बाद वह 15 सितंबर 1949 में उन लोगों से अलग हो गया। अकेले होने से समस्याएं और भी बढ़ गईं। वह कई बार जंगल से बाहर निकलकर आत्मसमर्पण करने के बारे में सोचता था, पर उसमें हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उसके अंदर डर था अगर युद्ध चल रहा है तो बाहर जाकर उसके दुश्मन उसके साथ कैसा सलूक करेंगे कोई नहीं जानता। लगभग 6 महीनों तक अकेले ही जंगल में भटकता रहा। अंत में मार्च 1950 में फिलिपीन सिपाहियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पर अपने एक साथी के अलग होने के बाद बाकी तीनों को अपनी सुरक्षा में समस्या लगने लगी, इसलिए उसके जाने के बाद तीनों और भी अधिक सतर्क हो गए। अगले 2 सालों तक उन तीनों को भी पहाड़ी से बाहर निकालने की काफी कोशिश की गई, पर वे बाहर नहीं आए। सन 1952 में चौथे साथी की मदद से उनके परिवार वालों के बारे में पता किया गया। एक बार फिर से विमान की हेल्प से कुछ लेटर तथा उनके परिवारजनों की तस्वीरें गिराई गयी, जिसमें वही बात लिखी थी कि उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। लेकिन ये तीनों लोग अभी भी इसी दुश्मन की चाल ही समझ रहे थे। अगले साल जून 1953 में उनका सामना हुआ वहाँ के कुछ अस्थायी मछुआरों से, जिनके बीच गोलाबारी हुई। इस गोलाबारी में सिमता के पैर में चोट आ गई थी। इसके बाद उन्होंने उसकी देखभाल की और उसे वापस पहले की तरह स्वस्थ कर दिए। इस हमले में वह जरूर बच गया, पर उसका जीवन ज्यादा समय तक के लिए नहीं था। अगले वर्ष 7 मई सन 1954 को उन लोगों की फिर से तलाश शुरू हुई। पुलिस वाले उनके ठिकाने को खोज लिए। इस लड़ाई में सिमता की मौत हो गई। बचे थे सिर्फ 2 लोग। ये दोनों लोग अपना ठिकाना चेंज कर दिए। दुश्मनों से बचने के लिए घने जंगल में चले गए, जहाँ पर ये पूरे 18 साल रहे। समय आ चुका था 19 अक्टूबर सन 1972 का। उस समय ओनोडा किसान द्वारा एकत्र किए हुए चावल को जला दिया था। इनकी इसी गलती से वहां पुलिस पहुंच गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कोजुका को 2 गोली मारी, उसकी वहीं मौत हो गई। इस तरह ओनोडा अकेला पड़ चुका था। इस पहाड़ी में रहते हुए हो चुके थे पूरे 27 साल से भी ज्यादा। 2 सालों तक अकेला जंगल में भटकता रहा, इसी उम्मीद में कि युद्ध अभी भी जारी है। मगर 20 फरवरी 1974 को ओनोडा की मुलाकात एक बंदे से हुई, जिसका नाम था नोरियो सुजुकी, जो बहुत बड़ा जापानी एक्सप्लोरर तथा एडवेंचरर था। वह लेफ्टिनेंट ओनोडा, पांडा तथा अबॉमिनेबल स्नोमैन जैसी चीजों की तलाश में दुनिया भर में भटक रहा था। अब तक वह कई देशों की यात्रा भी कर चुका था। यहाँ पहुँचने के करीब 4 दिनों बाद उसे ओनोडा मिल गया था। उसने ओनोडा से पूछा कि वह बाहर नहीं जाएगा। स्टार्टिंग में वह सारे हालात को सही से समझ नहीं पाया था, पर थोड़े समय बाद जब ओनोडा तथा उसके बीच काफी सारी बातें हुई तो दोनों एक दूसरे में कंफर्टेबल हुए। बातें करके दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। वह ओनोडा को यहाँ से चलने को कहा, लेकिन वह आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। कहने लगा वह किसी सीनियर ऑफिसर्स के आने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसे इस आइलैंड पर भेजने से पहले मेजर योशिमी तानीगुची ने कहा था उसे लेने वे खुद आएंगे।
इसलिए सुजुकी उसके साथ कई सारी तस्वीरें तथा सबूत के तौर पर और भी कई सारी चीजें लेकर वापस जापान के लिए निकल पड़ा। जापान पहुंचने में कई दिन लग गए। वहां पहुंचकर ओनोडा के बारे में जापानी गवर्नमेंट को बताई। जापानी सरकार ने ओनोडा के कमांडिंग ऑफिसर मेजर यूशिमी तानीगुची का पता लगाया, जो काफी समय पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके थे। प्रेजेंट टाइम में किताब की दुकान चला रहे हैं। सुजुकी जाकर उनसे मिला, उन्हें सारी बातें बताई। मैं उस टापू पर गया था जहां मेरी मुलाकात ओनोडा से हुई। वह आपके आने का इंतजार कर रहा है। जब तक आप नहीं जाएंगे वो बाहर नहीं निकलेगा। शुरू में मेजर को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसकी तस्वीरें दिखाई, सबूत के तौर पर कई सारी चीजें दिखाई जो लाया था उसके पास से, यह सब देखकर उन्हें भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा। इसलिए सच पता करने के लिए वहां जाना जरूरी था। मार्च सन 1974 में टापू पर जाकर उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उसे ढूंढने में काफी लंबा समय लग गया, पर अंत में 9 मार्च सन 1974 में उसकी मुलाकात हो गई ओनोडा से। इस तरह 1944 में किया हुआ वादा पूरा किया। जो वादा था, कुछ भी हो जाए हम आपके लिए वापस जरूर आएंगे। इस तरह उसे उसके कर्तव्य से मुक्त कर दिया। अपनी तलवार एरिसाका टाइप 99 राइफल, 500 ग्रांड गोला बारूद, साथ ही वह खंजर जो उसकी मां ने उसे 1944 में दिया था, वह इसलिए ताकि पकड़े जाने पर वह खुद की जान ले सके। जापान जाकर वह काफी लोकप्रिय हो गया था, इसलिए वहाँ के लोगों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए कहा, पर उसने ऐसा नहीं किया। अपने वापसी के एक डॉक्यूमेंट्री में बताया कि उस दौरान उन्होंने कई लोगों को जान से मार दिया था। इसके बाद जापानी सरकार ने बकाया वेतन के रूप में उसे सारा पैसा देने की बात की, लेकिन ओनोडा ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन आसपास के लोग तो होते ही हैं, कहने लगे कि ले लो ले लो। उसने पैसे तो ले लिए, मगर उसे यासुकुनी में दान कर दिया। अगले वर्ष अप्रैल सन 1975 में उन्होंने अपने बड़े भाई तदाओ के कहने पर जापान छोड़कर ब्राजील के लिए निकल पड़े, जहां जाकर वे जानवरों को पालने लगे। अगले वर्ष सन 1976 में उन्होंने शादी की। आगे का जीवन उनका ब्राजील में ही बीत रहा था। 4 साल तक वे वहीं पर रहे। 1980 में उन्हें न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला, जापान में एक किशोर बच्चे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी। यह पढ़कर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। करीब 4 साल रहने के बाद सन 1984 में ब्राजील छोड़कर वापस आ गए जापान। जापान में अलग अलग स्थानों पर ओनोडा नेचर स्कूल की स्थापना की, जहां उनका मेन मकसद था छोटे बच्चों को शिक्षित करना तथा उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। आगे से ये जापान में ही रहे, यहाँ से कहीं नहीं गए। लगभग 92 साल की उम्र में 16 जनवरी सन 2014 में निमोनिया के कारण बीमार हो गए थे। इलाज के लिए टोक्यो के सेंट लियोंग इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां हार्ट फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो गई। Hiro Onoda has died. He was the Japanese army officer. ओनोडा का जीवन किसी एडवेंचर से कम नहीं था, खासकर वह 30 साल जिसे वह बिताया था उस पहाड़ी जंगल में। लेकिन जब वे ब्राजील छोड़कर वापस जापान आए थे, तो उसके 4 साल बाद सन 1988 में हवाई आइलैंड के बीच से गुजर रहा था एक प्लेन, जिसके ऊपर का छत अचानक से उखड़ गया, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।